इससे आगे फिर किताबों में बताती है कि ये बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है। याद है टीपीएस में हमने कहा था कि यहाँ पे डेटा एंटर हो रहा होता है। तो जब डेटा एंटर करना है, फॉर एग्जांपल सारी क्लासों का जो अटेंडेंस एंटर करनी है वो बैच प्रोसेसिंग में भी हो सकती है। बैच का मतलब है आप इकट्ठे करते हैं, एक ग्रुप बना के, एक बैच बना के आप सिमिलर ट्रांजैक्शंस का एक ग्रुप बनाएं और उनको एक सिंगल टाइम पे प्रोसेस कर दें, बजाय इसके कि आप क्लास के बाहर बायोमेट्रिक डिवाइस लगाएं और हर बच्चा जिस सेकंड क्लास में एंटर हो रहा हो उसी सेकंड की उसकी एंट्री रिकॉर्ड हो रही हो, और बजाय इसके कि हर क्लास में जैसे ही बच्चों की अटेंडेंस ले टीचर फौरन से एक लैपटॉप खोले और उन बच्चों की अटेंडेंस सिस्टम में डालना शुरू कर दे। आसान तरीका ये है कि आप पहले कागज पे आसान मैनुअल तरीके से सारी एंट्रियां ले लें हर क्लास से, डे एंड पे एक बंदा सारे पर्चे अपने सामने रखे और एक गो में इकट्ठे एंटर कर दे। ये कहलाएगा बैच प्रोसेसिंग। इसका ऑपोजिट होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे ट्रांजैक्शन हुई वैसे रिकॉर्ड होती है। आपने जाके एक ब्रांडेड जगह से, कपड़ों के एक ब्रांडेड स्टोर से कुछ कपड़े खरीदे, उन्होंने उसी वक्त जो है वो उसको स्कैन किया बारकोड को, उसी वक्त एंट्री रिकॉर्ड हो गई, उसी वक्त सेल उनके सिस्टम में चली गई। ये रियल टाइम सिस्टम है जो फौरी रिकॉर्ड करता है। और अगर आप ट्रांजैक्शंस को रोक के, अब फर्ज करें उनका सिस्टम ना चल रहा हो, तो आसान तरीका ये है कि पूरे दिन मैनुअल कागज की रसीदें देते रहे और उसकी फोटोकॉपी अपने पास संभाल के रखते रहे। डे एंड पे एक बंदा बैठे उन रसीदों को पकड़े और सारी एंट्रियां रिकॉर्ड कर दे। तो बैच प्रोसेसिंग है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठे करके रिकॉर्ड कर देते हैं। इसका फायदा क्या है, इजी टू डेवलप है, लेस प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड है, ज्यादा आपको फौरन फौरन तो नहीं एक्टिवेट करना, हार्डवेयर भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत सारे कंप्यूटर नहीं चाहिए, डे एंड पे एक कंप्यूटर हो उसमें सारा रिकॉर्ड हो जाए। डिसएडवांटेज क्या है, डिले आते हैं। ट्रांजैक्शन मेड सुबह की हुई है और आपने मास्टर फाइल को अपडेट शाम के वक्त की है। अब दोपहर को अगर प्रिंसिपल साहब ने एक एनालिसिस करना है कि आज की क्लासेस के बारे में, तो उनके पास तो डाटा शाम में पहुंचेगा आज की क्लासेस का, क्योंकि वो तो बंदा शाम में एक दफा एंटर कर रहा है। तो इसमें अक्सर डिले हो जाते हैं जिसकी वजह से आउटपुट और चीजें टाइमली अपडेट नहीं हो पाती। इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है कई दफा क्योंकि आपके पास आउट ऑफ डेट डाटा होता है, और शायद हर वक्त मास्टर फाइल तक एक्सेस भी नहीं होगी क्योंकि आप तो आदी हो गए हैं फिजिकल फाइल्स के। अगर अगले दिन एक बंदा देखना चाहेगा कि हर दिन की क्या समरी है, तो शायद हर वक्त कंप्यूटर भी सामने मौजूद नहीं होगा। तो बैच प्रोसेसिंग में आप चीजों को इकट्ठा प्रोसेस कर देते हैं, और इसके ऑपोजिट होता है फिर हमारा रियल टाइम। रियल टाइम इसमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर दिया जाता है एज सून एज दे अकर विदाउट द नीड फॉर बैजिंग देम। बजाय इसके कि आप ट्रांजैक्शन इकट्ठे करें, जो ट्रांजैक्शन जब होती जा रही है आप दस्ती रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। इसका फायदा यह है कि आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन आ जाती है, डेटा ज्यादा बेहतर तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंट हो सकता है। नुकसान ये है कि कॉस्टली बड़ा है। आपको अगर फौरन फौरन से एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो आपको शायद 10 सेल्स एजेंट 10 के सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप क्लास की अटेंडेंस फौरन से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो हर क्लास के बाहर एक बायोमेट्रिक डिवाइस पड़ी हुई हो जिसको लोग टच करें, अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करें और आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। हार्डवेयर कैपेसिटी बहुत ज्यादा आपको चाहिए होगी इसके लिए। अब बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग दो चीजें हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेसिंग दोनों का कॉन्सेप्ट मौजूद है। भाई जो बायोमेट्रिक डिवाइस रखी हुई है क्लास के बाहर, उसमें फौरन फौरन से एंट्री तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन क्या आपका हेड ऑफिस का सर्वर फौरन से अपडेट हुआ? इसी तरह से अगर बरीजे की एक दुकान में बरीजे के सूट सेल हो रहे हैं और वो हर सेल साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या इस कंपनी के हेड ऑफिस में जो मेन फाइल है जिसमें पूरे पाकिस्तान की सेल्स आ रही हैं, क्या वो अपडेट हो रहा है साथ साथ? इसको हम कहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अगर एक सेंट्रल कंप्यूटर चल रहा हो और छोटे छोटे कंप्यूटर की सारी एंट्रियां जो टर्मिनल्स या क्लाइंट्स हैं उसकी एंट्रियां अगर फौरन से मेन कंप्यूटर में अपडेट हो रही हैं, तो उसको मैं कहूंगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जैसे एटीएम वगैरह के अंदर इधर आपने ट्रांजैक्शन की, इधर बैंक में चीज अपडेट हो गई, इधर आपने फ्लाइट बुक की, इधर फौरन से ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट अपडेट हो गई। तो अगर एक चीज फौरन से रेडीली सर्वर को अपडेट कर रही है तो हम उसे ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहेंगे, और अगर वो सर्वर को फौरन से अपडेट नहीं कर रही और बाद में अपडेट करेगी तो हम उसे ऑफलाइन कहेंगे। तो ये जो आपका बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग है, ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं।
तो टेक्निकली आपने दो चीजें पढ़ी हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग। तब रियल टाइम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग के किताब डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रही है। बैच प्रोसेसिंग में सिमिलर ट्रांजैक्शन जो इकट्ठी हुई हुई है उनको रिकॉर्ड करना है, और इसमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन विदाउट बैचिंग आप कर रहे होते हैं। ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है और इजी है। ये एक्सपेंसिव है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें टाइमली अपडेशन नहीं होती और ये टाइमली अपडेट हो जाता है। तो किताब ने हमें ये फायदे बताने की कोशिश की। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं आपको लॉजिक समझा दूं, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि बातें खुश्क हैं और थोड़ी सी टेक्निकल हैं, तो शायद आपको क्रैम करना पड़े चीजों को। लेकिन आप में से जो बच्चे खुद से लिख सकते हैं, मुझे खुशी होगी, खुद से लिखें, वो बड़ी अच्छी बात है। टीपीएस में ये देख लें, एक स्लाइड इसकी ऐसी है जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। किताब ने बिला वजह कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन अचानक से बता दिया कि कुछ फाइनेंस और अकाउंटिंग की टीपीएस या एचआर के टीपीएस ना, दो एग्जांपल्स दी। उसने कहा उसमें मेजर ये फंक्शन होते हैं और ज्यादातर ये मॉड्यूल होते हैं। यानी अकाउंटिंग के सिस्टम में नॉमिनल लेजर, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बजटिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ज्यादातर ये सिस्टम होता है। एचआर में ज्यादातर पेरोल, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, उनका कैरियर पाथ वगैरह, उनकी अप्रेजल्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो एवं किताब ना एग्जांपल देने पे उतर आई कि फाइनेंस और अकाउंटिंग इसके बगैर भी अच्छा भला सब सब चल रहा था। तो बिला वजह इन्होंने ये चीज दे दी। और आपको पता है कि चूंकि ये रट्टे वाले सवाल यहाँ से आ रहे हैं अक्सर, तो हो सकता है वो कभी भी पूछ लें कि जी टीपीएस में आप एचआर टीपीएस के बताएं जरा मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। तो टीपीएस में अगर कुछ याद करना हो तो आप इस टेबल को रट्टा लगाइएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने जस्ट दो एग्जांपल उठा के और बता दिया कि इसमें मोटे मोटे ये सिस्टम्स होते हैं, विदाउट डिस्कसिंग द थिंग कि ये क्या है, कैसे काम करेंगे। और अक्सर आप देखेंगे कि तो मेजर फंक्शन और टिपिकल मॉड्यूल एक ही जैसा होगा, जैसे नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर फंक्शन भी है, मॉड्यूल भी है। इसी तरह से बेनिफिट्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगेन वो बता रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर ज्यादातर काम क्या करता है और इसके अंदर नॉर्मली कंपोनेंट कौन से होते हैं। मॉड्यूल यानी कि उसके मुख्तलिफ एरियाज और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये क्या काम करता है और कौन से टूल्स के थ्रू करता है। तो चूंकि अभी हमने फाइनेंस का सिस्टम भी पढ़ना है और हमने एचआर का सिस्टम भी पढ़ना है आगे जाके, तो इसलिए इस वक्त आप इसको क्रैम कर सकते हैं। जब वो समझ आ चुका होगा आपको, तो ये चीज आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो आप लोगों ने ये चार अदद सिस्टम्स पढ़ने हैं चैप्टर 11 के, टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस और ईआईएस। जब ये आपको सिस्टम समझ आ गए हैं, तो अब हमारे लिए चैप्टर आसान हो गया, क्योंकि अब मैंने आपको इनकी एप्लीकेशन बतानी है। थीम आपको समझ आ गया। मैं आपसे कहूंगा अकाउंटिंग में यही चीजें लगा दो तो अकाउंटिंग का सिस्टम बन जाता है, एचआर में ये सिस्टम लगा दो तो एचआर का सिस्टम बन जाता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।